दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत है। मैं पवन सर। आज इस बच्चे लोग से जितना पढ़ाया गया है, बहुत पहले पढ़ाया गया चैप्टर कुछ, उस चैप्टर को आज पूछताछ किया जाता है और देखते हैं ये जवाब दे पाता है या नहीं। चलिए, तुम्हारा नाम क्या हुआ? करण कुमार। करण कुमार है, क्लास 9। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस कुमार। ठीक, आज तुम लोग से कुछ पूछते हैं, ठीक है? जवाब देना है सही से, है ना? तो चलो, तुम बताओ, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुआ था? 1789 ईस्वी। ठीक है। ये जो है फ्रांस की क्रांति जो है 1789 ईस्वी में शुरू हुई थी। माने कौन सा शासन काल में? मतलब कौन सा उसमें शासन कर रहा था? ये बुर्बो वंश था। इसको पुरातन व्यवस्था था और सामंती व्यवस्था के शासन काल में ये हो रहा था। अच्छा, लुई 16वां भी नहीं? लुई 16वां वही बुर्बो वंश का एक वंशज था। ठीक है। सामंती व्यवस्था बताओ। 14 जुलाई 1789 ईस्वी को क्रांतिकारियों ने की किया था? ये वास्तिल के कारागिरी को तोड़कर बंदियों को मुक्त कर दिया था। अच्छा, बहुत सुंदर जवाब दिया है। लुई 14वां के बारे में कुछ बताओ। लुई 14वें जो थे, उन्होंने वर्साय में अपना बोल रहा था कि मैं हूँ, क्या हूँ? राज्य हूँ और मेरे शब्द कानून है। यह कथन किसने कहा था? लुई 14वां ने। अच्छा, राजा का निरंकुश जो था, वो अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में किसके नामक संस्था थी? ये पार्लमा नामक संस्था थी। अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे अगला जो है, जर्मनी में ... के नेतृत्व में नाजीवाद का उदय हुआ था। एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में। ठीक है। हिटलर का जन्म कब हुआ था? 20 अप्रैल 1889 को। ठीक है। और कहाँ हुआ था जन्म? ऑस्ट्रिया के ब्रौना नामक शहर में। ठीक है, बहुत सुंदर। हिटलर का बचपन का नाम? बचपन में वो चित्रकार बनना चाहता था। बचपन का, जैसे कि वो चित्रकार बनना चाहता था, सही बोला। और प्रथम विश्व युद्ध में हिटलर जर्मनी के ओर से क्या किया था? युद्ध में भाग लिया था, वो सेना बना था और उसमें जो है वो अभूतपूर्व वीरता दिखलाने के कारण उसको आयरन क्रॉस प्राप्त हुआ था। प्रथम युद्ध के बाद जो है हिटलर क्या मतलब कौन सा सदस्य बना था? ये जर्मन वर्कर्स पार्टी का सदस्य बना और 1920 में उसको उसका नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख दिया था। धीरे धीरे इस पार्टी का वो फ्यूहरानी नेता बन गया। अच्छा, 1923 में हिटलर ने क्या किया था? 1923 लुडेनडॉर्फ के नेतृत्व में मिलकर लोकतंत्र का तख्ता पलटने का प्रयास, यानी लोकतांत्रिक शासन को भंग करने का प्रयास किया था, जिसके कारण वो असफल हो गया और उसको कारागृह में जाकर बंद कर दिया गया। सही है। उसके बाद जो है 1932 के चुनाव में हिटलर के बारे में कुछ बताओ। 1932 के सबसे पहले 1924 में चुनाव हुआ था, जिसमें से वो उतना सक्रिय नहीं था, इसीलिए उसको 32 सीट मिला था। उसके बाद 1928 में हुआ, उससे और कम, उसमें मिला था 12 सीट। और एक हुआ था 1930 में, उसमें मिला था उसको 207 सीट। अब की जो चुनाव हुआ 1932, उसमें 230 सीट मिला, बट उसको सरकार बनने का अधिकार नहीं मिला। अच्छा, बाद में राष्ट्रपति हिडेनबर्ग जो थे, उन्होंने अपना चांसलर उनको बनाया 30 जनवरी 1933 ईस्वी को। ठीक है, बहुत सुंदर है। नाजी दल का प्रचार कार्य करता था गोबेल्स। उसका ये नीति था कि अफवाह को इतना फैला दो कि वो सत्य में प्रतीत हो जाए। अच्छा, जर्मन सुरक्षा परिषद का स्थापना? जर्मन सुरक्षा परिषद का स्थापना 4 अप्रैल 1933 को हुआ था। ठीक। हिटलर ने जर्मनी में पुनः हिटलर ने क्या कि जितना भी प्रकार जो वर्साई की संधि में जितना भी शर्तें लागू किया था न, वो सब जितना भी शर्त था उसका निरस्त्रीकरण, यानी उसको तोड़ डाला और पूरे जर्मनी में अनिवार्य सैनिक सेवा लागू कर दिया। कब? 16 मार्च 1935 को। ठीक, बहुत सुंदर जवाब दिया है। साम्यवादी खतरा से बचने के लिए किया था जर्मनी, इटली एवं जापान के बीच कामिंटर्न विरोधी समझौता हुआ था 1936 में, और ये कालांतर में उसके बाद ये ध्रुवी राष्ट्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। हिटलर 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर क्या किया था? हमला कर दिया था। उसका ये तुष्टीकरण का नीति था कि पहले वो सुडेटनलैंड को मांगा, तो ब्रिटेन भी उसका ये बन गया था, यानी ब्रिटेन उसका
बन गया समर्थक कि हाँ दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ब्रिटेन का मंशा क्या था कि हम की करेंगे, दोनों को ले लेंगे, अगर वो उधर उलझ गया तो इधर हम आक्रमण करके उसको भी हड़प लेंगे, हिटलर का जर्मनी भी हड़प लेंगे, और जो वो लिया था सुडेटनलैंड चेकोस्लोवाकिया उसको भी हड़प लेंगे। तो पोलैंड से बोला गया, तो ब्रिटेन भी कहा कि नहीं, हम नहीं इसे करने देंगे। तब जाकर इसका मंशा बढ़ा और 1 सितंबर 1939 ईस्वी को पोलैंड के डांजिंग बंदरगाह पर आक्रमण कर दिया। विश्व युद्ध का अर्थ क्या होता है? विश्व युद्ध का अर्थ होता है कि पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला युद्ध होता है, जो कि पूरे विश्व स्तर पर लड़ा जाता है, और इससे 1-2 देश नहीं, पूरा विश्व प्रभावित होता है। और विश्व इतिहास में 1914 ईस्वी का क्या महत्व है? वो एक रंगमंची प्रलयंकारी युद्ध था जो पूरे विश्व को प्रभावित किया, और सब अधिकतम देशों में आर्थिक संकट उत्पन्न हुआ। अगला है क्वेश्चन, नाजीवाद एक पार्टी है ना? फांसीवाद एक तानाशाही पार्टी है, अच्छा, जो जिसका नेतृत्व करता मुसोलिनी था। इटली में हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है, बहुत सुंदर जवाब है। और फांसीवादी के बारे में कुछ बोलो। फांसीवाद जो है वो भी एक तानाशाही पार्टी था, ये एक प्रकार का पार्टी है, और ये हुआ था इटली में। जैसे कि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब 2 पार्टी का उदय हुआ, अधिनायकवाद इसको बोलते हैं। इसका जब कारण कोई पूछते हैं तो अधिनायकवाद का उदय बोलते हैं। इसमें दो पार्टी का उदय हुआ, नाजीवाद और फांसीवाद। नाजीवाद का नेतृत्व करता तो हिटलर था, और फांसीवाद का नेतृत्व करता वही मुसोलिनी था, और ये इटली में हुआ था। ये भी एक तानाशाही लोकतंत्र का कट्टर विरोधी ये सब भी था। समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ होता है सर सभी पर समाज यानी कोई भी वस्तु पर सबका अधिकार हो। आक्रामक मतलब जल्दी फैसला लेना। अच्छा ठीक है। मैनकिम्फ क्या है? मैनकिम्फ जो है हिटलर का एक जीवनी है, जिसमें उसने अपने कार्य को एकदम जो करेगा या फिर जो किया उसको लिखा था। ठीक, बहुत सुंदर है। चांसलर का मतलब क्या होता है? चांसलर का मतलब होता है मालिक। अच्छा अच्छा। उदारवादी का मतलब होता है नॉर्मल, हाँ, साधारण रूप में बातचीत। हाँ, साधारण रूप में बातचीत। विजयी का मतलब क्या होता है? विजयी का मतलब यहाँ इसमें कहा गया है कि जो राष्ट्र विजय हुआ था, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र विजय हुए थे, उसी को विजयी बोले जाते हैं। बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मनी का राजधानी। ठीक है। बंकर है जिसमें हिटलर जो है छुप के अपना आत्महत्या किया था। अच्छा अच्छा, आत्महत्या कर लिया था। अच्छा ठीक है। अगला सवाल है तुमसे, पूछते हैं अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से। ठीक है। अमेरिका में ब्रिटिश, इसके बारे में तुम कुछ बताओ। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अपने मन से कुछ बताओ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बारे में? हाँ। सबसे पहले अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के पहले जब तक अमेरिका पर ब्रिटेन वाले लोग अपना उपनिवेश स्थापित करते थे न, उस समय इंग्लैंड का जो राजा था वो जॉर्ज तृतीय था। जेम्स प्रथम थे, और जॉर्ज तृतीय के शासनकाल में तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए। आदिवासी क्या होता है? आदिवासी समझाओ। वन्य समाज और उपनिवेशवाद का अर्थ क्या होता है? इसे तुम क्या समझते हो? वन्य समाज और उपनिवेशवाद यानी वन्य समाज का मतलब होता है कि वन में जो रहने वाले जितने भी प्रकार के समाज का मतलब होता है कि जब एक जैसे मोहल्ला हो जाता है, समाज यानी सब व्यक्ति सब अपने समाज में जीते हैं, उसी को वन्य समाज। और वे सब आदिवासी रहते थे, वन में अपना जीवन व्यतीत करते थे। और उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जब कोई बड़ा देश किसी छोटे देश को अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करता है, उसी ही उपनिवेश कहते हैं। यानी वो छोटा देश जो रहता है उस बड़े देश के लिए अपना उपनिवेश हो जाता है। वहाँ पर जब शासन करके उसके जो जनता है वो जनता को अपना गुलाम बना लेते हैं, तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। चलो, तो अगला सवाल तुमसे करते हैं। राष्ट्र संघ क्या है? उससे तुम क्या समझते हो, बताओ। राष्ट्र संघ एक प्रकार की विश्व स्तर की एक संस्था था, जिसमें ये कहा गया था कि जितना भी प्रकार का जो विनाशकारी युद्ध हुआ, उस युद्ध में सभी को शांति नहीं मिला। तो शांति नहीं मिलने के कारण वो युद्ध वो संस्था जो है चालू किया गया था। उस संस्था में
हुआ था क्या, जैसे कि जितना भी प्रकार का युद्ध था वो युद्ध को यानी छोटा मोटा युद्ध को सोचा कि सुलझा दें, यानी सुलझाने का कार्य करता था, जैसे कि युद्ध को सुलझाना, यानी पूरा विश्व में यानी जहाँ तक उसका जो कैप्चर जितना भी देश उसमें है उसका जो है नेतृत्व करता था, और कोई दूसरा देश उस पर अटैक करता था, यानी जो राष्ट्र संघ में सम्मिलित नहीं रहता था। चलिए अगला सवाल का जवाब दो, उसको छोड़ो। अब राजतंत्र से क्या समझते हो? राजतंत्र होता है जो वंशानुगत हो, यानी जो जिसमें राजा के वंशों का शासन हो। अच्छा, और तानाशाही से क्या समझते तानाशाही का मतलब जो जनता का बात नहीं मानता हो और जो लोकतंत्र का विरोधी हो और वो अपने मन से जो भी करता। अब ब्रिटिश तंत्र क्या है? ब्रिटिश तंत्र होता है अंग्रेजों द्वारा शासन। और सैनिक तंत्र? सैनिक के द्वारा शासन, जो युद्ध रूपी सैनिक रहते हैं उसके द्वारा जो शासन। लोकतंत्र जनता का शासन होता है। गैर लोकतंत्र और लोकतंत्र में तुम क्या समझते हो, इसका अंतर क्या है? गैर लोकतंत्र और लोकतंत्र में एक गैर लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जनता का महत्व इसमें होता है या नहीं होता है? जनता का महत्व गैर लोकतंत्र में नहीं होता। नहीं होता है। इसमें जनता का महत्व लोकतंत्र में होता है। ठीक है, अच्छी बात है। जनता का पास जो अधिकार नहीं होता वो किस में? गैर लोकतंत्र में नहीं होता। और जनता का आवाज नहीं उठा सकता है किस में? गैर लोकतंत्र में। ठीक है, जनता का आवाज उठा सकता है लोकतंत्र में। चलिए बहुत अच्छा है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक जो है लोकतंत्र क्या है? भाषा का एक शब्द से बना। हाँ, यूनानी भाषा डेमोक्रेसिया। अच्छा, चलो ठीक है, परिभाषा भी इसका होता है लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए जनता पर शासन करना ही लोकतंत्र कहलाता है। ये जो है निर्वाचन आयोग से तुम क्या समझते हो? निर्वाचन आयोग एक प्रकार की संस्था है जिसमें जनता जो है अपना प्रतिनिधि का चुनाव करती है, उसके जितना भी प्रकार का संगठन है वो निर्वाचन आयोग में होता है। जिसका 18 वर्ष का उम्र हो गया है उसका जो है नाम जो है कौन सा लिस्ट में जुड़ा, कौन सा सूची में जुड़ा हुआ? यही इलेक्शन कमीशन के सूची में, मतदाता सूची है ना। यस, चलो इलेक्शन कमीशन हो गया, मुख्य कार्य लोकतंत्र के रूप। अच्छा, ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है ये इसे तुम क्या समझते हो? प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता है ये छोटा मोटा जो देश रहता है इसे लोकतंत्र को कहते हैं जहाँ जनता खुद शासन करती है। और कौन सा देश में होता है? स्विट्जरलैंड में, मतलब कम जो छोटा सा रहता है। हाँ, छोटा सा देश रहता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करके उस प्रतिनिधि के स्वरूप शासन करती है। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद की भावना विकास पुनर्जागरण काल में हुई थी। यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस की क्रांति 1789 से हुई थी, यानी फ्रांस की क्रांति से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का आरंभ हुआ था। अच्छा चलो रहने दो। अच्छा कोई बात नहीं, कुछ छोड़ है, सब एकदम जवाब दे दो। अब तुमसे पूछते हैं, तुम बताओ, पहले बताना है सतत विकास क्या है? सतत विकास एक ऐसा विकास है जिसमें भविष्य और पर्यावरण और भविष्य को देखते हुए जब विकास करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए विकास करते हैं, उसी को सतत विकास कहते हैं। बताएगा सतत विकास जो है क्यों जरूरी है? माने सतत विकास जो है क्यों जरूरी है? सतत विकास इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई हमारा प्राकृतिक संसाधन और सीमित मानी कि छोटा मोटा है, तो उसमें से जैसे कि जितना हम अपना उपयोग करेंगे वो उपयोग करके और कुछ अगले पीढ़ी के लिए देने का कार्य करेंगे। इसीलिए आवश्यक है, क्योंकि हम तो उपयोग कर लेंगे लेकिन हमारे जो आने वाला पीढ़ी है वो उपयोग नहीं कर पाएगा, ये मेन प्रॉब्लम होता है। और इसीलिए हम उसका विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे और आने वाले पीढ़ी को भी उसका लाभ प्राप्त होगा। तो उसके लिए हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे और लगाएंगे भी, है ना, तब ना फिर अगला पीढ़ी जो है उसे यूज कर सकता है ना। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जवाब दिया है। अच्छा तुम बताओ समावेशी विकास क्या है? समावेशी विकास में होता है सरकार का जो लाभ होता है वो हर वर्ग यानी जितना भी पिछड़ा से पिछड़ा वर्ग क्यों ना हो वो सबको उसका अधिकार यानी लाभ जो प्राप्त होता है उसी को समावेशी विकास कहते हैं। अच्छा ठीक है। आर्थिक विकास होता है कि आर्थिक विकास होता है राष्ट्र के आय में वृद्धि,
आय में वृद्धि होता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य में विकास होता है, कृषि एवं उद्योग में विकास जब होता है तो उसी को हम आर्थिक विकास कहते हैं राष्ट्र के। पंचवर्षीय योजना से तुम क्या समझते हो? पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जो 5 वर्ष के लिए बनाई जाती है। 5 वर्ष के लिए। अच्छा, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग एक ऐसा, उसको इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, वो एक ऐसा संस्था है जिसमें 5 वर्ष की योजना बनाई जाती थी और उसमें जितना भी जो आर्थिक क्रिया है वो आर्थिक क्रिया को 5 साल में, जैसे कि आज योजना बना है वो आज की योजना 5 साल में उसको पूरा एकदम कंप्लीट कर देंगे, वही योजना आयोग। अच्छा, योजना आयोग का जो है जैसे पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत किया गया? 1951 में। वो योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950। ठीक है, बिल्कुल सुंदर है। नियोजन जो है, नियोजन क्या है और उसका उद्देश्य क्या है? नियोजन का उद्देश्य है कि आर्थिक नियोजन है। हाँ, आर्थिक नियोजन। इसमें होता क्या है कि जहाँ जैसे कि हमको देखना, पहले नंबर तो जो लिस्ट 5 साल को जो बनता है, उसके बाद कहाँ इसका उपयोग मुझे करना, कहाँ विकसित नहीं है, कौन सा राज्य कौन सा शहर विकसित नहीं है, वहाँ पे जा कर के इसको जो है उपयोग सबसे पहले ज़रूरतमंद जहाँ होता है उसको वहाँ पे किया जाता है ना। तो चलो ठीक है, आगे जो तुम्हारा सवाल है ये बताना है कि योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना कब बंद हो गया? 2017 में। 2017 में बंद हो गया। और उसके बाद नीति आयोग चालू हुआ। अच्छा, तो उसी का नाम बदल के उसका अध्यक्ष कौन होता है? वर्तमान प्रधानमंत्री। अच्छा, वर्तमान प्रधानमंत्री उसका अध्यक्ष होता है। अच्छा बोला है। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिंस कुमार। प्रिंस कुमार। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला है? 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध जरा निकाल के दो तो जरा। और प्रथम विश्व युद्ध से जरा तुमसे पूछे सवाल। यस सर, पूछ लीजिए। हैं? यस सर। क्या क्या जानते हो तू अपने मन से कुछ बताओ पहले। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में कुछ जानते हो ना? यस सर। चलो बताओ। जैसे कि जर्मनी राष्ट्र संघ का उदय किसके नेतृत्व में हुआ था? हिटलर। बिस्मार्क है और ये बिस्मार्क इसमें हो जाएगा आंसर, है ना। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है इटली और ऑस्ट्रिया के साथ जो है मैत्री संधि कब और किसने की थी? 1882 में बिस्मार्क ने की थी। अच्छा चलो, बहुत सुंदर जवाब दिया। जवाब तो ये सब दे देगा, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध यू बॉट पनडुब्बियों को व्यवहार किस देश ने किया है? जर्मनी ने। जर्मनी ने, बहुत सुंदर बताया है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 योजना किसने प्रस्तुत की है? वुडरो विल्सन ने। बिल्कुल सुंदर बोला है। चलिए, किस संधि को आरोपित संधि कहते हैं? वर्साई की संधि। वर्साई संधि। अच्छा बोला है। धुरी राष्ट्र का नेतृत्व किसने किया था? जर्मनी ने। बिल्कुल सुंदर बोला है, अच्छा बोला है, जवाब एकदम सही दिया। अमेरिका जो है प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? 6 अप्रैल 1917 में। 17 में, ठीक है। चलिए, बिल्कुल सुंदर जवाब है तुम्हारा। और द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चला? 1939 से 1945 तक। ठीक, बहुत सुंदर बोला है। चलिए, जवाब इसी प्रकार से ये सब देते रहे। तुम बताओ सतत विकास क्या है? सतत विकास जब विकास करते समय भविष्य और पर्यावरण को देखा जाता है तो इसे सतत विकास कहते हैं। अच्छा, पर्यावरण समझता है? यस सर। पर्यावरण की होता है? हमारे आसपास के जो वातावरण है, पेड़ पौधे, हवा, यही सब पर्यावरण है। हवा, जल, यस। और बोलो एक आध दो नाम। जीव जंतु, पहाड़, जीव जंतु, ये सब पर्यावरण, इसको बचा करके रखना है। अब मनुष्य के लिए ये जरूरी है, सतत विकास जरूरी है। यस सर। अच्छा ठीक है। समावेशी विकास किसे कहते हैं? जब सरकार जो लाभ देती है लोगों को, वो लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचता है तो इसे समावेशी विकास कहते हैं। चाहे वो किसी वर्ग का मनुष्य हो, उस सभी तक पहुंचना चाहिए। चलो, बिल्कुल सुंदर बोला है। अच्छा, तुम बताएगा कि ये जो होता है पंचवर्षीय योजना, वो कब शुरू किया गया था? 1951 में। लास्ट कब हो गया? अंतिम 2017 में। 2017 में। उसका नाम बदल के क्या रख दिया? नीति आयोग। नीति आयोग बदल के नाम रखा। बिल्कुल सुंदर है, अच्छा जवाब दिया है।
तो अगला है उसका गठन कब हुआ था, मतलब योजना आयोग का? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। हाँ 1950 को, सही बोला है, अच्छा जवाब दिया। मेहनत करता है ना? यस सर। तब रिजल्ट बोलेगा। यस सर। देखिए कितना छोटा बच्चा है, जवाब एकदम अच्छा टन टन और झनझन देगा। तुम उधर का है, तुम भी इधर आ जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बच्चा जैसे बहुत सारे बच्चे को बुला बुला के कभी कभी पूछते रहते हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चा जानता है, उसको लाज लगता है, शर्म लगता है, ये स्टेज पे आना नहीं चाहता है, ये सब बेहिचक आ जाता है। तो अगले बार जो वीडियो रहेगा ना, 20 से किसी भी बच्चे को उठा लेंगे, है ना, और उससे पूछेंगे। तो इतना सारा बहुत सारा ये सब जवाब दिया है ना। तो अच्छा जो है तुम लोग जो है अभी 2 दिन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है ना? यस सर। अभी तुम है 9 में है ना? यस सर। लेकिन 2 दिन पढ़ा दिए हैं, ऐसा ही डेमो दिए हैं, है ना? यस सर। तो तुम उसमें कुछ बता सकता है? यस सर। पक्का? पक्का। अच्छा ठीक है, पूछें? पूछिए सर। ठीक है पूछते हैं। sin 0 डिग्री का मान की होगा? 0। sin 30 डिग्री का? 1/2। sin 45 का? 1/√2। sin 60 का? √3/2। वाह। sin 90 का? 1। वाह इतना खूबसूरत जवाब दिया है। अच्छा sin थीटा बराबर की होता है सूत्र? लंब बटे कर्ण। हाँ। cos थीटा बराबर? आधार बटे कर्ण। tan थीटा बराबर? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, ठीक है। उल्टा जानता है ना? यस सर। कोसेक थीटा का सूत्र की होती है? कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब। कोस थीटा यानी सेक थीटा का? सेक थीटा का कर्ण बटे आधार। कोट थीटा का? आधार बटे लंब। बिल्कुल सुंदर जवाब दिया। अच्छा sin 90 माइनस पूरक कोण किसे कहते हैं? पूरक? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। थीटा का पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा। अल्फा का पूरक? 90 माइनस अल्फा। बीटा का पूरक? 90 माइनस बीटा। अच्छा बहुत सुंदर जवाब दिया है। अच्छा अगला क्वेश्चन है साइन रहेगा, ठीक है। 90 माइनस थीटा तो बराबर क्या हो जाएगा? कोस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा? साइन थीटा। टेन 90 माइनस थीटा? कोट थीटा। कोट 90 माइनस थीटा? टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा? कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा? सेक थीटा। सब एकदम क्लियर है? यस सर। अच्छा इसमें जो है इसका हिसाब भी पूरा बना देता है? यस सर। अच्छा ठीक है। कोस 45 डिग्री का मान की होता है? कोस 45 डिग्री 1/√2। वाह। और टेन 45? 10/45 1 होता है। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा जवाब दिया है, 1 होता है। चलो तुम बताओ, थोड़ा पूछते हैं, तुम बताओ tan 30 डिग्री का tan 0 डिग्री की होता है? tan 0 डिग्री का होगा 0। और tan 30 डिग्री का? 1/√3। √3, ठीक है। tan 45 डिग्री का? 1। tan 60 डिग्री का? tan 60 डिग्री का हो जाएगा √3। tan 90 डिग्री का? इन्फिनाइट। हाँ। और sin 0 डिग्री? sin 0 डिग्री का 0 होगा। sin 30 डिग्री? 1/2। sin 45 डिग्री? 1/√2। sin 60 डिग्री? √3/2। sin 90 डिग्री? 0। cos 0 डिग्री? 1। cos 30 डिग्री? cos 30 डिग्री का cos √3/2। हाँ ठीक है। cos 30 डिग्री cos जो हो जाएगा 45 डिग्री? 1/√2। हाँ। cos 60 डिग्री? 1/2। हाँ। cos 90 डिग्री? cos 90 डिग्री का 0 होगा। 0 होगा। चलो तो अच्छा जवाब दिया है। तो इसी प्रकार से 3 गो उलट देगा नहीं? अच्छा ठीक है। लंब तथा करने का अनुपात को क्या कहते हैं? sin थीटा। sin थीटा। tan थीटा का सूत्र क्या होगा? P/B यानी लंब बटे आधार। अच्छा sin cos थीटा का सूत्र? cos थीटा का सूत्र हो जाएगा B/H आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो अगला सवाल तुमसे ये है कि sin थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। ठीक है। कोसेक थीटा का उल्टा? sin थीटा। tan का उल्टा? कोट थीटा। कोट थीटा का उल्टा? tan थीटा। tan थीटा। सेक थीटा का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा? सेक थीटा। सेक थीटा। बिल्कुल सुंदर जवाब दिया है ना। तो अभी इतने तुमको बताया गया है ना। तो चलिए जितना बताया गया सब लेखन के मुंह पर है, सब लेखन के मुंह पर है जितना यहाँ पे पढ़ता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, धन्यवाद। अब यहीं तक रहने देते हैं। ऑफ कर दिया। तो जो है अब जो है आप लोगों को जो है इस तरह पढ़ना है। कहता है ना कि क्यों मरते हो उस हसीन के लिए जो साथ ना दे इस जन्म के लिए,
मरना है तो मरो इस वतन के लिए जो तिरंगा उतार दे तेरी कफन के लिए। तो मेरे भाई वतन के लिए मरना है, कब पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना, तो पढ़ लिख करके एक अच्छे नेक ईमानदार बनना है ना। तो कहता है आसमान से दोस्ती करोगे तो जल जाओगे, आसमान से दोस्ती करोगे तो जल जाओगे, बारिश से दोस्ती करोगे तो भीग जाओगे, पढ़ाई से दोस्ती नहीं करोगे तो कहाँ जाओगे, बाद में आपको पछतावा एकदम होना पड़ेगा। मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, अब पढ़ाई याद आती है छूट जाने के बाद। इसीलिए आपको जो है पढ़ना है, मेहनत करना है कि बाद में पछतावा ना हो, है ना। एकदम सफलता इस तरह से हासिल करो, मेहनत करेगा तब ना सफल होगा, बिना मेहनत के सफल नहीं होगा। सफलता में 4 अक्षर सफलता, स से सपना, फ से फैसला, ल से लक्ष्य, त से ताकत। चारों चीज़ नहीं लगाएगा तो सफल नहीं होने वाला है। घर कैसे बनता है? SBP का मतलब क्या होता है? सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, एक सफल भवन बनाने का निर्माण। जिस तरह से ईंट गिट्टी बालू सीमेंट लेबर मिस्त्री की ज़रूरत पड़ती है घर बनाने के लिए, तरह तरह चीज़ों की ज़रूरत, उसी तरह पढ़ने में मुझे ज़रूरत होती है। बहुत समस्याओं को झेलना पड़ता है, यदि उसको झेल लिया तो अच्छा इंसान बन जाएगा। इंसान जो है ना धरती पर आया है पढ़ लिख करके कुछ अपना ज़िंदगी आसान तरीक़ा से जिए, कष्ट का ज़िंदगी ना जिए। तो शिक्षा वैसा शेरनी का दूध है, जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसीलिए ना संघर्ष ना तकलीफ़ें, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान टल जाएंगे जब लक्ष्य रहेगा सीने में। तो आपका सीना में लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य जब तक अपने सीने में लेकर के नहीं चलेंगे तो आप सफल नहीं हो सकते हैं, है ना। इसलिए मेरे भाई कहता है जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, उससे उत्पन्न चिराग को क्या नाम है? प्रिंस राज कहते हैं। तो प्रिंस राज जैसा बनो, करण जैसा बनो, मतलब और बहुत सारा इससे भी महान महान है उसके जैसा बनो, है ना। एक महान व्यक्ति का उदाहरण में ले करके जाओ, उसका पकड़ो, उसी के स्टाइल में जियो, उसी के स्टाइल में ये जब उसका लेवल में आ जाएंगे फिर उससे बड़ा ढूंढेंगे, है ना। करत करत अभ्यास के जरमती होती सुजान, रसरी आवत जात पे सिर पर परत निशान। तो हम लोग अभ्यास करेंगे। कोई भी बड़ा आदमी कैसे बन सकता है? बिजनेस करके, यानी जिसके पास पूंजी होगा वो बड़ा बन सकता है। जिसके पास ज़मीन होगा 50 बीघा 100 बीघा वो बड़ा बन सकता है। किसी के पास शिक्षा है वो बड़ा बन सकता है। आप बताइए तीनों चीज़ में कौन बड़ा है? तो सबसे बड़ा शिक्षा है। शिक्षा जो होता है ना इंसान को सुपर से ऊपर तक पहुंचा देता है। शिक्षा जो होता है ना, शिक्षा से खेत खलियान हर चीज़ खरीदा जा सकता है। शिक्षा से हर पर्सनालिटी को बदल सकते हैं, पूरा फैमिली ग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पूंजी है, शिक्षा नहीं है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए मेहनत करना है, मेहनत पे भरोसा रखो। भगवान जो है ना, ईश्वर जो है, किसी न किसी व्यक्ति को एक अवसर जरूर देते हैं, एक मौका अवश्य देते हैं। बस उसे पहचानना है कि कौन सा मौका मुझे मेरे सामने में आ रहा। जो मिला एक्सेप्ट करो, उसके बाद आगे की तलाश करो। इसीलिए मंजिल मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले यह मुकद्दर की बात है। हम कोशिश करना क्यों छोड़ दें, यह गलत बात है। इसीलिए मुझे कोशिश करना छोड़ना नहीं है। एक बच्चा क्लास में पढ़ा रहे थे, बोला सर दही खा के देखिए खट्टा लगता है कि नहीं, और पवन सर से पढ़ के देखिए मीठा लगता है कि नहीं। वो लड़का खुश होकर के बोला। एक और बोला था टमाटर को काट के देखिए रस निकलता है कि नहीं, और पवन सर से पढ़ के देखिए मन लगता है कि नहीं। ऐसे ऐसे लड़का बोलता है ना। इसीलिए कहता है पढ़ने वाला जो होता है ना खुद आता है, उसके पीछा कोई किया नहीं करता है। इसके लिए कहता है उल्फत की ज़िंदगी जिया नहीं करते, हम किसी का पीछा क्या नहीं करते। पढ़ना है तो संघर्ष मैथमेटिक्स में आकर के पढ़ो, वरना पवन सर किसी का पीछा किया नहीं करते। इसलिए पानी प्यासे हैं तो पानी के पास जाना पड़ेगा। यदि कुआं से पानी निकालना है तो कुआं के पास जाना पड़ेगा, ये ना कि कुआं मेरे पास आ जाएगा। मेरे भाई सीखना है, आपको आना है। पढ़ाई में
पैसा मायने नहीं रखता है, मेन सीखना रहता है। एकदम विशेष फोकस हम सिखाने के प्रति बहुत ज़्यादा देते हैं। क्लास आप ज्वाइन करते हैं, देखिए पहले कोई पैसा नहीं है, देखिए पढ़ाई सुंदर लगता पढ़िए, और नहीं सुंदर लगता देखिए। आप जो है आपको यदि अच्छा नहीं लगा तो आप गुरुजी चेंज कर दीजिए, दूसरे गुरुजी को अपनाइए, फिर अच्छा नहीं लगा फिर चेंज कीजिए, फिर चेंज कीजिए, समझ में नहीं आया तो आदि हम 5 बार 6 बार चेंज किए, समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब गुरुजी में कमी नहीं है, ये आप में कमी है कि बार बार टीचर चेंज कर रहे हैं समझ में। इसका मतलब ये थोड़ा होता कि सब गुरुजी ही पागल है, उसको समझाने ही नहीं आ रहा। ठीक है, कोई 1 हो सकता, 2 हो सकता, 3 हो सकता है, 5 6 7 10 नहीं हो सकता। इसलिए आप खुद मेहनत कर सकते हैं। जब तक आपका मेहनत गुरुजी के साथ नहीं रहेगा तो आप सफल नहीं हो पाइएगा, है ना। इसीलिए आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आपका बैच भी आने वाला है ना। पहला बैच 2 दिसंबर का 10th का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, और एक है 6 जनवरी का। 6 जनवरी को बैच स्टार्ट होने जा रहा है 10th का। 3 से 4 बैच टाइम है ना। तो चलिए अब विशेष हम क्या बोलें, विशेष आप लोग खुद का मेहनत कीजिए, अपने मेहनत पे विश्वास रखिए। बस यहीं तक में हम अपने वाणी को विराम देते हैं। लड़का कुछ बोलना चाहता है, सुन लीजिए आप लोग भी। हम इस कोचिंग के लिए कुछ बोल रहे हैं। कहता है चीन की पढ़ाई चंदन से कम नहीं होती है, चीन की पढ़ाई चंदन से कम नहीं होती है, और संघर्ष मैथमेटिक्स सेंटर की पढ़ाई लंदन से कम नहीं होती है। चीन की पढ़ाई चंदन से कम नहीं, लड़का बोला चीन की पढ़ाई चंदन से कम नहीं, मैं लखीसराय के धरती पर मेरा पढ़ाई लंदन से कम नहीं। लड़का का कहना था। और कुछ बोलना है मेरे? नो सर। तुम भी कुछ बोलेगा? कुछ बोलेगा बोल दो। हाँ नहीं तो चलिए ठीक है, धन्यवाद।